नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर, जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। दोस्तों, बात करते हैं जनसंख्या की कि जनसंख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले बात आती है जनसंख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जनसंख्या की परिभाषा होगी किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जैसे सन 2000 में विश्व की जनसंख्या 6.50 अरब थी। कब? 2000 में। तो दोस्तों, कहां की? विश्व की। परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के द्वारा। स्थान क्या हो गया? विश्व। समय क्या हो गया? सन 2000। लोगों की संख्या 6.50 अरब। तो दोस्तों, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। दोस्तों, जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के सामाजिक पहलू का प्रतीक होती है, अर्थात उस राष्ट्र का जो विकास है, सामाजिक ढांचा है, वो किस पे टिका हुआ है? वहां की जनसंख्या पर। अगर जनसंख्या अधिक होगी तो संसाधनों की मारामारी होगी और उसके विकास में बाधा बनकर वो सामने आएगी। और अगर जनसंख्या अनुकूलतम होगी तो वह राष्ट्र, वह समाज खूब प्रगति करेगा और एक सही दिशा की ओर अग्रसर होगा। दोस्तों, इसके साथ किसी भी राष्ट्र के जो विकास है वह भी जनसंख्या ही तय करती है, अर्थात उसके विकास को तय करने में भी जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोस्तों, विश्व में जनसंख्या का वितरण असमानताएं लिए हुए है, यानी विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वह असमानता लिए हुए है। दोस्तों, विश्व के किसी भी राष्ट्र या किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी चीज का जो वितरण होता है वह असमानता लिए हुए है, अर्थात कहीं पर तो उस लोगों की संख्या ज्यादा होती है, कहीं पर लोगों की संख्या कम मिलती है। तो यह जो प्रभाव है, कम ज्यादा का जो स्वरूप है, वही जनसंख्या वितरण होता है। अर्थात जनसंख्या वितरण की परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पृथ्वी की सतह पर जनसंख्या के वास्तविक स्थिति प्रारूप को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। वास्तविक जो प्रारूप होता है जनसंख्या का विश्व में या पृथ्वी पर, वही स्वरूप क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। दोस्तों, एशिया की जनसंख्या के संबंध में एक विद्वान था, जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी। दोस्तों, जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया की जनसंख्या के संबंध में कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी कुछ स्थान तो एशिया में ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल तो अधिक है लेकिन लोगों की संख्या कम है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां क्षेत्रफल कम लेकिन जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। दोस्तों, विश्व की जनसंख्या वितरण के प्रारूप के संबंध में अगर इस कथन को देखा जाए तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। एशिया ही नहीं, समस्त विश्व में अगर जनसंख्या का वितरण को देखा जाए तो वह असमानताएं लिए हुए है। दोस्तों, एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक 60% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, जो अपने आप में सर्वाधिक है। तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगभग 1% जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में निवास करती है? एशिया महाद्वीप में। कितनी प्रतिशत? 60%। तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगभग 1% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, सन 2001 की बात करें तो विश्व की जनसंख्या, सन 2001 में विश्व की जनसंख्या थी 613.71 करोड़। सन 2001 में विश्व की जनसंख्या 613.71 करोड़ थी, जो सन 2013 में बढ़कर 714 करोड़ हो गई। 714 करोड़ हो गई। बात करते हैं विश्व में जनसंख्या का वितरण। किस प्रकार जनसंख्या वितरण की स्थिति क्या है, विश्व में कैसी है, वो देखते हैं।
दोस्तों पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण है वह अत्यंत विषम है। हमने पहले भी ये बात की थी कि जनसंख्या का वितरण कहीं पे भी चले जाओ, समस्त पृथ्वी पर वह असमानताएं लिए है, विषमताएं लिए हुए है। पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण में मानव की उत्पत्ति से वर्तमान समय तक अनेक बार अनेक तरह के परिवर्तन होते आए हैं। विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 613.71 करोड़ थी, 71 करोड़ थी सन 2001 में, जो सन 2013 में बढ़कर कितनी हो गई 714 करोड़, 714 करोड़। तो अपन कह सकते हैं कि समय के साथ साथ जनसंख्या के जो वितरण है, जनसंख्या की वृद्धि है, उसमें भी क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। दोस्तों यह जनसंख्या पृथ्वी के 13.6 करोड़, पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करती है और अत्यंत असमानताएं लिए हुए है। दोस्तों संपूर्ण विश्व में जनसंख्या के वितरण को अनेक बिंदुओं के माध्यम से देखा जाता है, जैसे गोलार्धों के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर और महाद्वीपों के आधार पर। तो बात करते हैं गोलार्धों के आधार पर। तो दोस्तों बात करते हैं गोलार्धों के आधार पर। संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है, संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, अक्षांश रेखा, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसकी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से या विषुवत रेखा से ऊपर यानी उत्तर, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। उत्तर की ओर का भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को लगभग बराबर भागों में बांटती है, जिसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं जनसंख्या वितरण, यानी कौन से गोलार्ध में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में विश्व की 15% जनसंख्या निवास करती है। 85, 15, 100% हो गई। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 85% तथा दक्षिणी गोलार्ध में विश्व की 15% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों ऐसा क्यों है, उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या जबकि दक्षिणी गोलार्ध में केवल 15% जनसंख्या, ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसे, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की अधिकता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या की कमी है। दोस्तों विश्व के मैप में अगर अपन देखें विश्व की स्थिति तो इस प्रकार से मिलती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के ऊपर भूभाग ज्यादा है या भूमध्य रेखा से नीचे भूभाग ज्यादा है, तो ज्यादा स्थल भाग कहाँ है, भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में। यही कारण है स्थल भाग की अधिकता होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में लगभग 85% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में लगभग जो भाग है वो है समुद्री स्थल है। व्यक्ति समुद्र में तो रह नहीं सकते,
इसलिए स्थल भाग का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होने के कारण लगभग जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। दोस्तों गोलार्धों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में कितनी थी 85% तथा दक्षिणी गोलार्ध में थी 15% जनसंख्या निवास कर रही थी। अब देखते हैं अक्षांशीय आधार पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती है। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 5 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां तक आते आते हो जाती है 90 डिग्री। ऐसे देखा है तो 5 डिग्री और यहां तक आते आते हो जाती है 90 डिग्री। ये जो है दक्षिणी अक्षांश है, ये जो है उत्तरी अक्षांश। दोस्तों अपन ने अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को बांट दिया है, तो अब देखते हैं दोस्तों 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी, 5 डिग्री विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विश्व की लगभग 4% जनसंख्या निवास करती है इस क्षेत्र में। 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विश्व की लगभग 4% जनसंख्या निवास करती है। 4% जनसंख्या निवास करती है। फिर 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है तथा 60 डिग्री से 90 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव तक विश्व की लगभग 1% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के ऊपर देखें अपन तो 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 4% जनसंख्या, 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लगभग 80% जनसंख्या और 60 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक लगभग 1% जनसंख्या निवास करती है। अगर इधर की बात करें दक्षिणी अक्षांशों की अगर बात करें तो 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विश्व की लगभग 15% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों ये हो गया अक्षांशीय आधार पर जनसंख्या का वितरण, किस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अक्षांशीय आधार पर फैला हुआ है। 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विश्व की 4% जनसंख्या निवास करती है तथा 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है तथा 60 डिग्री से 90 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव तक विश्व की लगभग 1% जनसंख्या निवास करती है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विश्व की 15% जनसंख्या निवास करती है। महाद्वीप के आधार पर जनसंख्या वितरण। दोस्तों सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जहां लगभग 60.27% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों अफ्रीका में 15.41% जनसंख्या निवास करती है। 15.41% जनसंख्या निवास करती है।
अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें, विकसित महाद्वीपों में से है यूरोप महाद्वीप, वहां 10.37% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका की बात करें दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों उत्तरी अमेरिका में लगभग 7.80% जनसंख्या विश्व की निवास करती है तथा 5.62% तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व की सबसे कम जनसंख्या 0.53% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों महाद्वीपीय आधार पर एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है 60.27% जनसंख्या। अफ्रीका महाद्वीप में 15.41% जनसंख्या, यूरोप महाद्वीप में 10.37% जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका में 7.80% जनसंख्या, दक्षिणी अमेरिका में 5.62% जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया में 1% लगभग 1% के बराबर 0.53% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों पर बसा हुआ है। मतलब अगर विश्व की जनसंख्या को देखा जाए, उसके स्वरूप को देखा जाए, तो लगभग 75% जो जनसंख्या पर महाद्वीप के किनारों पर बसी रहती है। क्योंकि दोस्तों महाद्वीपों के किनारों पर अर्थात समुद्री किनारे मिलते हैं, समुद्री किनारों पर संसाधनों की भरपूर मात्रा में उपलब्धता तथा मिट्टी की जो मिट्टी है वह भी उपजाऊ तथा जो जलवायु है वह भी सम जलवायु के क्षेत्र होने के कारण इनका जनसंख्या का जो दबाव है वह महाद्वीपों के लगभग किनारों पर मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में चीन जो सबसे नंबर 1 पर है। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया तथा ब्राजील। सर्वाधिक जनसंख्या में चीन की सर्वाधिक है। उसके बाद भारत, यूएसए, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया तथा ब्राजील। ये 5 देश हैं जिनकी सर्वाधिक जनसंख्या विश्व में मिलती है। दोस्तों विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से अनेक भागों में विभक्त किया गया है। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। सघन जनसंख्या के प्रदेश, उसके बाद है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, उसके बाद है विरल जनसंख्या के प्रदेश और लास्ट कौन सा है? अति न्यून जनसंख्या प्रदेश। इन 4 भागों में बांटा गया है। जनसंख्या वितरण को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। सघन यानी सर्वाधिक सघन मतलब एकदम ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र, मतलब जहां खूब मात्रा में लोग रहते हैं, पास लोग रहते हैं, यानी जहां का जनसंख्या घनत्व भी लगभग अधिक मिलता है, यानी ऐसे स्थान जहां क्षेत्रफल कम लेकिन जनसंख्या अधिक निवास करती है, सघन जनसंख्या प्रदेश होते हैं। उसके बाद सामान्य जनसंख्या के प्रदेश और विरल जनसंख्या के प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश। दोस्तों देखो दोस्तों बात करते हैं सघन जनसंख्या के प्रदेशों में। तो दोस्तों जो 5 अपन ने सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश बताए थे वो सभी सघन जनसंख्या वाले में आते हैं, यानी चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राजील। जापान भी दोस्तों इसी की श्रेणी में आता है। ये सभी सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों बात करते हैं सामान्य, यानी जहां संसाधनों का और जनसंख्या का जो अनुपात है वह लगभग समान मिलता है, वो है चिली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेशों के श्रेणी में आते हैं। दोस्तों बात करते हैं विरल जनसंख्या।
मतलब जहाँ संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो लोगों की जो संख्या है वह उनसे कम होती है, यानी संसाधन थोड़े ज्यादा होते हैं, जनसंख्या कम होती है। सामान्य में संसाधन और जनसंख्या दोनों लगभग बराबर होती है। सघन में संसाधन कम पड़ने लगते हैं, जनसंख्या ज्यादा होने लगती है। तो दोस्तों इसमें विश्व के लगभग 70% जो भाग है वो है इस क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जहां लगभग 5% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर कर देता हूं दोस्तों इसको। विश्व के ऐसे क्षेत्र लगभग 70% है, मतलब 70% भाग ऐसे हैं जहां विरल जनसंख्या पाई जाती है, जहां लगभग विश्व की 5% जनसंख्या ही निवास करती है। यानी विश्व संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर 70% हिस्से पर केवल 5% जनसंख्या ही निवास करती है। बाकी की 95% जनसंख्या है वह 30% भूभाग पर निवास करती है। 95% जनसंख्या 30% भूभाग पर निवास करती है। दोस्तों अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र, दोस्तों अति न्यून यानी बिल्कुल कम जनसंख्या जिन क्षेत्रों में निवास करती है उनके कारण क्या है? कठोर जलवायु पाई जाती है, धरातल बिल्कुल मानव के निवास योग्य नहीं मिलता होगा। ऐसे क्षेत्र या तो अत्यधिक ठंडे होते हैं या अत्यधिक मात्रा में गर्म होते हैं या उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील तथा जापान है। सामान्य जनसंख्या वालों में चिली, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया और मध्य भारत को भी सामान्य जनसंख्या वालों में शामिल कर सकते हैं। विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों के अंदर विश्व के लगभग 70% भाग ऐसे हैं जिनको विरल जनसंख्या प्रदेशों में शामिल किया जाता है और वहां लगभग 5% जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो जो 95% जो जनसंख्या है सिर्फ 30% भूभाग पर निवास करती है, बाकी 70% भूभाग पर केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, दोस्तों यहाँ अति न्यून यानी बहुत कम जनसंख्या निवास करने के कारण क्या है? या तो वहां कठोर जलवायु पाई जाती है या हम वहां रहने योग्य धरातल नहीं मिलता, या ऐसे क्षेत्र अत्यधिक ठंडे या अति शीतल होते हैं तथा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु उन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए उन क्षेत्रों में अति न्यून मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों अगर जनसंख्या वितरण और घनत्व, एक बार अपन इसको घनत्व को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अगर घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो दोनों कारकों में लगभग समानता मिलती है, यानी जो कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं वे ही कारक जनसंख्या वितरण को भी प्रभावित करते हैं। तो दोनों को अपन साथ स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करते हैं? तो बात करते हैं सबसे पहला भौतिक कारक। दोस्तों भौतिक कारक जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक है उनमें से भौतिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, चौथा राजनीतिक कारक और ऐतिहासिक कारक। दोस्तों ये 5 कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक, सबसे पहला भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक, चौथा राजनीतिक और पांचवा ऐतिहासिक। दोस्तों ये 5 कारक हैं जो मुख्य रूप से जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करते हैं। दोस्तों भौतिक कारक किस, पहले देखते हैं भौतिक कारक जो किस प्रकार जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करता है। दोस्तों भौतिक कारकों के अंतर्गत आते हैं जलवायु, स्थलाकृति, उच्चावच, मिट्टी तथा जल की उपलब्धता। भौतिक कारकों में अगर किस किस को शामिल करते हैं? जलवायु। तो सबसे पहला बिंदु है भौतिक कारकों का वो है जलवायु, फिर उच्चावच,
मिट्टी तथा जल, इन कारकों को भौतिक कारकों में शामिल किया जाता है। दोस्तों किसी भी क्षेत्र में अगर जलवायु अत्यंत कठोर नहीं होगी, अनुकूल होगी, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मिलेगी, जनसंख्या वितरण और घनत्व अधिक मिलेगा। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या जलवायु है वह मानव के विपरीत होगी, यानी अत्यंत कठोर और अत्यंत शीतल होगी, तो वहां जनसंख्या कम, वितरण और घनत्व कम मिलेगा। उसी प्रकार उच्चावच धरातल की जो है, कहीं कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम मिलती है, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या सर्वाधिक मिलती है। दोस्तों विदाल डी लाप्लास ने बताया कि विश्व के जनसंख्या का अगर अध्ययन किया जाए तो जनसंख्या वितरण और घनत्व को देखा जाए तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह है मैदानी क्षेत्रों में, उसके बाद पठारी क्षेत्रों में, फिर पर्वतीय क्षेत्रों में, और सबसे कम जनसंख्या मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। सबसे कम जनसंख्या मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। ब्लास ने कहा कि विश्व में जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को देखा जाए तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वह मैदानी भागों में, उसके बाद पठारी भागों में, फिर पर्वतीय भागों में, और सबसे कम जनसंख्या वह है मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। तो उच्चावच भी दोस्तों जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करते हैं। मिट्टी, दोस्तों बात करते हैं मिट्टी। जिन क्षेत्रों में मिट्टी की जो क्वालिटी है वह अच्छी मिलती है, यानी उपजाऊ मिट्टी मिलती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास अधिक होता है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो क्षेत्र होते हैं वह मैदानी क्षेत्रों में शामिल करते हैं। उन मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या रहने का यही एकमात्र कारक है, क्योंकि वहां कृषि और वनस्पति बहुत ही अच्छे ढंग से वो कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोस्तों फिर है जल की उपलब्धता। जिन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा वहां जनसंख्या का जो दबाव है वह अधिक मिलता है, तथा जहां जल की उपलब्धता कम होगी वहां जनसंख्या का दबाव अधिक नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में दोस्तों खनिज, उद्योग और नगरीकरण को शामिल किया जाता है। खनिज, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण को शामिल किया जाता है। दोस्तों आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण स्थान है वो खनिज क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और नगरीकरण की प्रवृत्ति निभाती है। दोस्तों जिन क्षेत्रों में खनिजों के पर्याप्त भंडार मिलते हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक मिलता है, क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में मानव को मिलते हैं। दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, इस कारण जनसंख्या का दबाव औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां ज्यादा मिलता है। दोस्तों नगरीकरण की बात करें तो गांवों की बजाय नगरों में ज्यादा रोजगार सृजित होता है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत अत्यधिक उद्योगों की अवस्थिति होने के कारण उन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए गांवों से लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आगे बात करें दोस्तों सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक है। दोस्तों सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों में, सामाजिक कारकों में आते हैं मानवीय संबंध। मानवीय संबंध जो कि अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में मानवीय संबंध, धर्म तथा रीति रिवाज। धर्म व रीति रिवाज। दोस्तों उन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक मिलता है जिन क्षेत्रों में मानव आपस में मानवीय जो धर्म है उसकी पूर्ण तरह से पालना करता है। विभिन्न धर्म तथा समुदाय के लोग, यानी अलग अलग धर्म के लोग अपने अलग अलग धर्म के लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ रहना। जहां जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे वहीं उस धर्म के लोगों के प्रति जो मेलजोल है, जो आपसी जो संबंध है वह अधिक होने के कारण जो जनसंख्या का जो जमावड़ा है वह उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह मानवीय संबंध, धर्म तथा रीति रिवाजों को शामिल करते हैं। और वहां का सामाजिक ढांचा, यानी हर व्यक्ति अपना जीवन अपने समाज के साथ गुजारना चाहता है, तो सामाजिक जो परंपराएं हैं उसकी वजह से भी जनसंख्या का दबाव उन क्षेत्रों के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। दोस्तों फिर आता है राजनीतिक,
राजनीतिक कार्यक्रमों में दोस्तों सरकार की नीतियां ये सबसे इंपॉर्टेंट कारक। सरकार की नीतियां, युद्ध तथा शांति। सरकार की नीतियां, युद्ध और शांति, ये 3 बिंदुओं को शामिल करते हैं अपन राजनीतिक कारकों के अंदर। दोस्तों किसी भी राज्य में अगर हम रह रहे हैं, वहां की सरकार की नीतियां अगर राज्य के प्रति या राज्य की जनसंख्या के अनुकूल होगी तो वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। अगर उनके अनुकूल नहीं हुई तो उन क्षेत्रों में लोग रहना कम पसंद करते हैं। इसी प्रकार युद्ध की स्थिति की बात करें तो युद्ध किस प्रकार राजनीतिक कारक बना, तो दोस्तों किन्हीं क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति अगर बनी रहे, मान लो भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य इतनी तनातनी रहती है कि युद्ध की परिस्थितियां काफी बार यहाँ बनी है, युद्ध हुए भी हैं आपस में भारत और पाकिस्तान के बीच। तो दोस्तों उन क्षेत्रों में लोग रहना कम पसंद करते हैं जहां युद्ध तथा अशांति की स्थिति पैदा रहती है, वहां उन क्षेत्रों में लोग रहना कम पसंद करते हैं। अगर कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया की बात करें तो उन स्थानों पर जो लोग रहते हैं उनका जीवन शांतिपूर्वक नहीं है, इसलिए वो उन एरियो में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां युद्ध की परिस्थितियां हमेशा बनी रहती है, तो लोगों का जीवन है वो हमेशा संकट में बना रहता है। तो जो राजनीतिक जो कारक है उनमें सरकार की नीतियां युद्ध तथा शांति को शामिल करते हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक कारकों की। दोस्तों ऐतिहासिक कारक में मानव की जो विकास की अवधि को शामिल किया गया है, वह नवीन क्षेत्रों, विकास की अवधि वह नवीन क्षेत्र। बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या महासमूह। जनसंख्या महासमूह दोस्तों क्या है जनसंख्या महासमूह? सबसे पहले बात करें दोस्तों, विश्व में जनसंख्या के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी का 50% जो भूभाग है वह मानव निवास के अनुकूल नहीं है। क्यों? या तो वो अत्यंत तप्त है या अत्यंत मात्रा में ठंडे हैं। दोस्तों विश्व का बहुत बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, यानी विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। जो महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं, जो महाद्वीपों के विशेष उपयुक्त भाग हैं, इन विस्तृत बसे हुए देशों को जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। यानी दोस्तों विश्व की जो जनसंख्या है उसका जो बहुत बड़ा भाग है विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। जो महाद्वीपों के उपयुक्त विशेष उपयुक्त भाग होते हैं, इन विस्तृत बसे हुए क्षेत्रों को महासमूह के नाम से जाना जाता है। विश्व के 4 प्रमुख महासमूह हैं, एशियाई जनसमूह है, यूरोपीय जनसमूह है, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। पहला एशिया, दूसरा यूरोपीय, तीसरा अमेरिकी और अफ्रीकी। अमेरिकी, चौथा अफ्रीकी। ये 4 महाजन समूह हैं विश्व के। एशियाई जनसमूह है, यूरोपीय जनसमूह है, अमेरिकी जनसमूह है और अफ्रीकी जनसमूह है। दोस्तों एशियाई जनसमूह को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया। पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया। इन 3 भागों में एशियाई महासमूह को बांटा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों एशियाई महासमूह की या एशियाई जनसमूह की। दोस्तों एशिया की बात कर रहे हैं अपन। एशिया
दोस्तों विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करती है। अपन ने पढ़ा था एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वह एशियाई जनसमूह में निवास करती है। इसका विस्तार, एशियाई जनसमूह का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते हुए चीन तथा जापान और कोरिया तक माना जाता है या कोरिया तक है। इस पूरे प्रदेश में जो जलवायु है वह कैसी पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, इसलिए इसे मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। यानी एशिया के लगभग प्रदेशों में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसूनी एशिया भी कहते हैं। कई बार हमने सोचा है कि मानसूनी एशिया, क्यों बार बार मानसूनी शब्द लगाया जाता है? तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा क्यों मानसूनी एशिया कहते हैं एशिया। अब यह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री 10 डिग्री से 40 डिग्री 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। दोस्तों एशिया महाद्वीप की बात करें, यह 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य यह स्थित है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया। दोस्तों एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख जो समस्या है वह है जनसंख्या वृद्धि दर, जो 2% प्रति वर्ष है, जो 2% प्रति वर्ष है, 2% प्रति वर्ष है। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करती है। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान और कोरिया तक है। यह इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसूनी एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच मिलता है। इसके 3 भागों में इसको बांटा गया है, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया। जो सबसे बड़ी जो समस्या है एशियाई जनसमूह की वह है जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर। जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर जो 2% प्रति वर्ष से भी अधिक है। अब बात करते हैं यूरोपीय जनसमूह की। दोस्तों विश्व में एशिया के पश्चात जो दूसरा सबसे बड़ा जो जनसमूह है वह कौन सा है? यूरोपीय। दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है यूरोपीय जनसमूह है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य यह स्थित है। एशिया था दोस्तों 10 डिग्री से 40 डिग्री में और यूरोप है 40 से 60 डिग्री में उत्तरी अक्षांशों के बीच यह स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आधुनिक उद्योगों व नगरों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। आपको पता है औद्योगिकरण की शुरुआत भी यूरोप महाद्वीप से हुई थी, तो यहाँ उद्योग धंधे और नगरों का जो विकास है वह सर्वाधिक मिलता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की अगर अपन बात करें तो औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व में जो जनसंख्या का संकेंद्रण है, जनसंख्या का जो केंद्रीकरण है वह नगरों के समीप ज्यादा हुआ है, या लोग गांव से नगरों की ओर ज्यादा रहने लगे। यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर, यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर दोनों कम है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है? कम है। जन्म दर भी कम पाई जाती है और मृत्यु दर भी कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ जो जनसंख्या है वह स्थिर अवस्था में पाई जाती है। जनसंख्या कैसी मिलती है? स्थिर अवस्था में मिलती है, यानी न तो बढ़ती है न घटती है, समान रहती है, क्योंकि जन्म लेने वाले की संख्या भी कम है और मरने वालों की संख्या भी कम है। न तो ज्यादा जन्मते हैं न ज्यादा मरते हैं, स्थिति एकदम अनुकूल रहती है, स्थिर रहती है। इसलिए
एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, यूरोपीय जनसमूह को, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। इसकी स्थिति 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य मिलती है। यहाँ औद्योगिकरण के पश्चात नगरीय क्षेत्रों का और तथा उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम मिलती है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या है वह स्थिर अवस्था में मिलती है। जनसंख्या वृद्धि कैसी है? स्थिर अवस्था में मिलती है। एशिया में थी जनसंख्या वृद्धि तो तीव्र अवस्था में, तेज अवस्था में। अब बात करते हैं दोस्तों अमेरिकी जनसमूह की। अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार है वह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भागों में मिलता है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भागों में मिलता है दोस्तों। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। कौन है? अमेरिका जनसमूह। यह विश्व का सबसे नवीन तथा विकसित जनसमूह है। यह विश्व का सबसे नवीन तथा विकसित जनसमूह है दोस्तों। इसमें 80% जो जनसंख्या है वह है 100 डिग्री, 80% जनसंख्या 100 डिग्री देशांतरों 100 डिग्री देशांतर पर निवास करती है। 100 डिग्री देशांतरों के पूर्व में निवास करती है। 100 डिग्री देशांतरों के पूर्व में निवास करती है। अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो जो अमेरिका महाद्वीप है उसकी 100 डिग्री जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची जाती है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाते हुए खींचा जाता है। तो 100 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व दिशा में इसका जो सर्वाधिक जो संकेंद्रण है जनसंख्या का वो मिलता है। इस समूह की कुल जनसंख्या यानी 90% जनसंख्या यूरोप महाद्वीप से आए हुए लोगों की है। मतलब यहाँ के स्थायी निवासी 10% है, बाकी 90% जो लोग हैं वह यूरोप महाद्वीप से अमेरिका महाद्वीप में जाकर बसे हैं। यह समूह यूरोपीय जनसमूह से भी अधिक विकसित तथा संपन्न है। अमेरिका महाद्वीप दोस्तों विश्व में जनसंख्या का जो मुख्य जो विस्तार है वह अमेरिकी महाद्वीप में कहां से हुआ है? यूरोप से हुआ। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यह तीसरा बड़ा जनसमूह है। यह सबसे नवीन तथा विकसित जनसमूह है। यहाँ की 80% जनसंख्या वह 100 डिग्री देशांतरों के पूर्व में निवास करती है। यहाँ 90% जनसंख्या यूरोप से आए लोगों की है। आगे बात करते हैं दोस्तों अफ्रीकी जनसमूह की। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या सन 2001 में 81.6 करोड़ थी। 81.6 करोड़ थी। कब? सन 2001 में। सन 2001 में कितनी थी? 81.6 करोड़। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 2001 में 81.6 करोड़, जो 2013 में बढ़कर कितनी हो गई? 110 करोड़। 110 करोड़। देखो दोस्तों कितनी तेज गति से वृद्धि हुई है। अगर बात करें 2001 की तो जनसंख्या थी 81.6 करोड़। अगर 2013 में देखें तो जनसंख्या हो गई 110 करोड़। बहुत तेज गति से, जो विश्व की 15.4% है। जो विश्व की 15.4% जनसंख्या है। आकार की दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र में आता है, सबसे बड़े महाद्वीप में आता है। लेकिन दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग मरुस्थलीय दशाओं तथा सघन वन होने के कारण यहाँ निर्जनता पाई जाती है, यानी लोग नहीं रहते। 70% भाग ऐसा है जहां मरुस्थल घने वन है, इसलिए यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है, तथा 30% भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। 70% भाग निर्जन है, बच गया 30%। उस 30% भाग पर ही यह जनसंख्या निवास करती है। तो देख लो 2001 में थी 81.6 करोड़ और 2013 में बढ़ के हो गई 110 करोड़, जो विश्व का 15.4% जनसंख्या है। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें जो बसाव है वह किन किन क्षेत्रों में होता
होता है। तो अफ्रीका में जो बसा हुआ है प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में है, नील नदी का घाटी क्षेत्र, जाम्बिया और नाइजर नदी का घाटी क्षेत्र और दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र, यानी उसका जो पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी अफ्रीका का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां। तो 3 क्षेत्र है, नील नदी घाटी क्षेत्र, जाम्बिया व नाइजर नदी घाटी क्षेत्र और दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या का दबाव अधिक मिलता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे की कड़ी में हम आगे लेकर आएंगे घनत्व के बारे में, वृद्धि के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। और दोस्तों घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।